माँ अक्सर कहा करती थी, मायका माँ से होता है और जब तक भाई है तब तक ही मान है। हमारे यहाँ जैसे जैसे बेटियाँ बड़ी होती है उन्हें अक्सर ये नसीहत मिलती ही रहती है कि ऐसे ना हो, वैसा ना हो, सलीके से रहो, सिर पर दुपट्टा डालो इत्यादि। आखिर एक दिन पराये घर जाना है। बेटियाँ पराया धन होती है। आखिर एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। ट्रेन से वंदना मायके जा रही थी और कब से उसके मस्तिष्क में यही सब बातें बार बार आ कर उसे परेशान कर रही थी। जीजी आ गई, बुआ आ गई, कोलाहल मच गया। जैसे ही वंदना की काली पीली टैक्सी द्वार पर आकर रुकी। माँ, बुआ जी आई हैं, बाबूजी, जीली आई है। बाबूजी, कौन कौन आया है? माँ, लगता है अकेले ही आई है। घर के सभी सदस्य अपने अपने कार्य छोड़ बाहर भागे, ये देखने कि कौन कौन आया है, कैसे आया है। नन्ही गुड़िया वंदना के द्वार पर पहुंचने से पहले ही उनकी साड़ी खींच खींच पूछने लगी, हमारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाई हो ना? बात उन दिनों की है जब पड़ोसी भी एक दूसरे के घरों में काफ़ी हस्तक्षेप किया करते थे। शायद आजकल भी कहीं कहीं ऐसा ही होता है। टैक्सी अभी बाहर आकर रुकी भी नहीं थी कि पड़ोसियों की ताका झाकी शुरू हो गई। पड़ोस वाले गुप्ता जी की लड़की आई है, दामाद नहीं दिखाई दे रहे, साथ में कोई तो बात है जरूर। घर के लोग तो बाद में बात समझते, पड़ोसी पहले से ही अंदाज़ा लगाने लगे क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। वैसे कहते थकते नहीं थे। बेटियां तो सांझी होती है, पर ना जाने क्यों किसी को कष्ट में देखकर इन पड़ोसियों को राहत क्यों मिलती है। छोटी जीला मायके आई थी। पहले माँ ने ही उसे गले लगाया, फिर प्यार से भीतर ले गई। अजीब थकान से चूर थी छोटी। ये सिर्फ सफ़र की थकान नहीं हो सकती। माँ की अनुभवी नज़र समझ सकती थी। जूड़े में चांदी की फूल के आकार की क्लिप अधखुली सी अभी भी अटकी थी। काली सफ़ेद बूटियों वाली शॉल बेतरतीबी से ओढ़ी हुई थी। बिखरे बाल व साड़ी की सिलवटें कुछ कह रही थी। कैसे नज़र मिलाएगी बाबूजी से, वे बड़े भैया से? माँ से तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, वह तो स्वयं ही सब समझ सकती थी। यही सब सोचते सोचते वंदना ने दालान में कदम रखा। वहाँ से माँ उसे सीधे रसोई घर में ले गई। गरम चाय की प्याली उसके हाथ में थमा बोली, क्यों छोटी, ऐसा क्या हुआ जो यूँ अचानक बिना इत्तला किए आना हुआ? सब ठीक तो है? कोई खत ना तार? संदीप कैसे हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ का स्पर्श पाकर बस रुलाई फूट पड़ी। थोड़ा संयत हो, गरम चाय के घूंट भरने लगी। थोड़ी राहत महसूस हुई। माँ ने मठरी की तस्तरी उसकी ओर सरकाते हुए कहा, देख बेटा, सच सच सब बता देना। तेरे बाबूजी का तो तुझे पता ही है, तूफान मचा देंगे। कुछ ऐसा वैसा सुने तो। भैया भी कैसे हैं तू जानती ही है, और अब तो तेरी भाभी भी है। छोटी ने कुछ शिकायत करते हुए कहा, क्यों माँ, क्या मैं कुछ दिन मायके में आकर नहीं रह सकती? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है आप सब पर, इस घर पर? माँ, क्यों नहीं रह सकती? तेरा अपना घर है, तू जब मर्जी आ, जब मर्जी जा, पर तू हमारा अपना खून है। तेरी चिंता है हमें, इसी से पूछे बिना रहा नहीं जाता। सब ठीक है ना? वंदना की आंखें भर आई। माँ, कभी कभी जीवन में जीते जी बहुत कुछ हो जाता है पति पत्नी के बीच। आज समझ सकती हूँ। साथ रहते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, रूठते हैं, मान मनुअल होता है, हर खुशी में भागीदारी होते हैं, हर दुख साझा होता है, हर इच्छा साझी होती है। पर माँ, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो अक्षमय होता है और बहुत मुश्किल होता है उसे झेलना। बस अभी इतना ही कह सकती हूँ। उस वक्त तुम्हारी बेटी कमज़ोर हो गई, अब झेल नहीं पाई। तुम परेशान ना हो, कुछ दिन में लौट जाएगी। आज
भी याद है, जब भी बड़ी दीदी मायके आती थी तो घर में कोलाहल सा मच जाता था और वह बाबूजी की पैनी नज़रों से बच नहीं पाती थी। बस एक आधा दिन में ही बड़े भैया के साथ कर कोई ना कोई बहाना बना उन्हें वापस छोड़ आने का प्रबंध कर देते थे। क्या मैं समझती नहीं बाबूजी? मुझे भी ज़्यादा रहने नहीं देंगे। बाबूजी कहते हैं ब्याह कर दिया बस, अब संभालो अपनी अपनी गृहस्थी, जहाँ हो बस खुश रहो। आखिर कब तक बैठा रहेगा ये बूढ़ा बाप? बड़े को भी तो अपनी गृहस्थी संभालनी है। आखिर कब तक बहनों का बोझ उठाएगा? भैया आए थे स्टेशन तक छोड़ने, गाड़ी में बैठी तो आंखें भीग गई। लगा उसके ससुराल में कहीं ज़्यादा पराया। आज उनका मायका था। आज वंदना को लग रहा था बस ससुराल ही है उसका अपना घर, यही है उसका सब कुछ। जो अपने थे वे तो कब के पराए हो गए। अब दूसरी कहानी। मेरा पारा आज 7वें आसमान पर था। मैंने तय कर लिया था कि अगर आज रानी मेरी दवाइयाँ लाना भूली तो उसे अच्छी खरी खोटी सुनाऊंगी। बोल दूंगी कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे बेटे मनीष से कह दो, मगर नहीं, सारी जिम्मेदारियां तो तुम्हें अपने कंधे पर रख कर घूमने की आदत है। बड़ी आदर्श बहू बनी फिरती हो। आने दो, आज अच्छे से उसकी खबर लूँगी। मैं मन ही मन उसे कोसे जा रही थी। मेरे अंदर का लावा बाहर आने को बेताब था। मुझे यकीन था कि पिछले 3 दिनों की तरह वे आज भी मेरी दवाइयाँ लाना भूल जाएगी। मैं अपने गुस्से की आग को तेज कर ही रही थी कि डोरबेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से माथा पोंछती हुई रानी अंदर आई। आते ही उसने अपना बैग टेबल पर रखा और सीधे जग से पानी पीते हुए दुपट्टे से अपना मुंह साफ करती अपने स्कूल के कागजों को चेक करने लगी। ये देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। एक तो मेरी दवा नहीं लाई, ऊपर से कोई अफसोस भी नहीं जता रही। कुछ पूछने पर 3 दिनों से रोज़ बस यही कह देती है, माँ जी सॉरी, आपकी दवा लाना भूल गई। मैं अपने मुंह से उसके लिए बड़े बड़े ताने रूपी वाक्य निकालने ही वाली थी कि रानी का फ़ोन बज उठा। स्कूल के कागज़ चेक करते हुए फ़ोन को लाउडस्पीकर पर कर लिया। हेलो रानी, ये सब क्या है? अभी मेरे पास तुम्हारी क्लास के एक बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा अपना लंच कभी पूरा नहीं खाता और 2 अन्य बच्चों की भी शिकायतें हैं कि उनकी नोटबुक अच्छे से चेक नहीं होती। आगे से तुम इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। रानी ने बड़ी विनम्रता से अपनी प्रिंसिपल की बात सुनी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरी बहू को कोई इस तरह डांटे, ये मुझे बर्दाश्त न था। मैं भले आसमान सिर पर उठाकर घूमूं, पर कोई और उसे फटकारे ये मुझे नहीं पसंद था। अरे ऐसे भी कोई बोलता है? टीचर हो तुम, कोई काम वाली बाई नहीं, बड़ी आई डांटने वाली। जरा मुझसे तो बात कराती अपनी प्रिंसिपल की, मैं अच्छे से खबर लेती उसकी। मैंने पूरे रौब से रानी से ये बात कही। रानी मेरी बात पर हंस पड़ी। उसने टेबल पर बिखरे कागजों को समेटा और स्कूटी की चाबी लेकर मेरे नाती राहुल को स्कूल से लाने को निकलने लगी। तभी 2 मिनट को वे पीछे मुड़ी और बोली, माँ जी आपकी दवाइयाँ बैग की आगे वाली जेब में है, निकाल लीजिएगा। मैं अभी राहुल को लेकर आई। मैं उसकी भागम भाग वाली ज़िंदगी को रोज़ देखती थी, फिर भी उसे समझ नहीं पाई कितनी गलत थी मैं। घर से बाहर जाती कामकाजी महिलाएं अपने पल्लू से रोज़ घर की 100 चिंताओं को बांधकर निकलती हैं। काम से आते वक्त भी बाहर के कई काम उनके दिमाग में होते हैं। रानी के बैग की आगे वाली जेब से दवाइयाँ बाहर झाँक रही थी और मैं अपने भीतर के गुस्से को डांट रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।